दिस इज रिया शर्मा एंड वेलकम टू एजलाइट इंस्टीट्यूट। सो एज पर प्रॉमिस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नैप 2020 और इसके साथ में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सी टैट के वी एस एन वी एस डी ट्रिपल एस बी स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एजुकेशन कमीशंस के ऊपर जो बेस्ड हैं। ओके, सो एजुकेशन कमीशंस हमने अब तक के जो एनसीएफ तक थे वो सारे के सारे कर लिए थे और उसके बाद में नैप 2020 हमारे पास में बचता था। तो बात करें नैप 2020 की तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में रिलीज हुई है। 31 मार्च 2019 को पेश की गई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा। ठीक है, सो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वो इसके चेयरमैन थे। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास में जो एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री से। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अब एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो है वो रिप्लेस करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को अलग विभाग में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि अब इस न्यू सिस्टम में क्या होगा। तो इसमें जो स्कूल पद्धति है उसको 5+3+3+4 के फॉर्मूला में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे वो 3 साल से अब एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्या होता था कि 6 से लेकर के जो है वो हमारी स्कूल एजुकेशन शुरू होती थी 6 वर्ष की आयु से, लेकिन अब जो है वो फोकस 3 साल की उम्र से किया जाना शुरू होगा। पहले 3 साल जो है वो हमारे पास में आंगनवाड़ी स्टेज होगी। ठीक है, और अगले 2 साल जो है वो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट 5 ईयर्स जो वो 3 से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के कवर होंगे। और इस स्टेज को नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज। और जैसा कि नाम दिया गया है तो ये जो है वो नींव बनेगी अगली स्टेजेस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में अगले 3 साल। तो वो हमारे पास में थर्ड से लेकर के फिफ्थ क्लास तक 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होंगे और इसको प्रेपरेटरी स्टेज के लिए डाला गया है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट 3 ईयर्स जो हैं वो हमारे पास में 11 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए 6th to 8th क्लास तक के लेवल होगा। ठीक है, इसको जो है वो मिडिल स्टेज कहा गया है। और इसमें जो है वो हमारे पास में वोकेशनल या स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद में जो अगले 4 साल हैं वो 9th to 12th तक 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होंगे। इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। ठीक है, और जैसे ही बच्चे स्कूल से आउट होंगे तो उनके पास कोई ना कोई ऐसी वोकेशनल स्किल होगी जिसके बेसिस पर वो क्या कर सकते होंगे, अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय स्टार्ट कर सकते होंगे। ठीक है, या अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते होंगे। और उसके बाद में उनका लिया जाएगा कैट का टेस्ट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास में जिसकी बदौलत जो है जिसकी मेरिट के बेसिस पर उनको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में मल्टीपल जो है वो एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम होगा। ग्रेजुएशन में मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। ठीक है, आर्ट्स की स्ट्रीम और जो साइंस की स्ट्रीम के बीच में जो बड़ा सारा गैप होता था वो गैप को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। बच्चे जो है वो आर्ट्स या साइंस किसी का भी जो है वो कॉम्बिनेशन अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टडीज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में 50 आवर्स का जो है वो सीडीपी प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन में जो टीचर्स लगे होंगे उनके लिए रखा जाएगा। ठीक है, और इसको नाम लिया जाएगा कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसके तहत जो है वो हमारे पास में कम से कम अराउंड जो 2 करोड़ बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं, उनको वापस लाया जाएगा स्कूल में पढ़ाई के लिए। मेन फोकस जो है वो हमारे पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिन चीज़ों के ऊपर किया गया है वो है हमारे पास में सबसे पहला स्कूल एजुकेशन, जिसको कि हमारे पास में 10+2 से चेंज करके अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में जो है वो डाला गया है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में टीचर एजुकेशन के ऊपर भी बल दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके लिए जो वो कोर्स भी होगा 50 आवर्स का। ठीक है, सीडीपी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा और कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के उद्देश्य से उनकी एजुकेशन का, उनकी ट्रेनिंग का जो है वो पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि वो प्रोफेशनली जो है वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव और इन्हेंस हो सके। इसके अलावा हम बात करें लैंग्वेज की तो सिलेबस और करिकुलम को जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है वो कन्वर्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, ट्रांसलेट करने की बात की गई है। इसके बाद में एक और बात जिसके ऊपर बहुत अच्छे से बल दिया गया है वो है यूनिफॉर्मिटी यानी कि इंक्लूसिविटी। चाहे किसी भी जेंडर से कोई बच्चा बिलोंग करता हो, किसी भी कल्चर से आता हो, किसी भी जियोग्राफी से बिलोंग करता हो, किसी डिसेबिलिटी से बाधित हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट कैसी भी हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उन सब में यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन को जो है वो इंश्योर करने के बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है। उन सब की एनरोलमेंट को, उनकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन को रिटेन करने के लिए जो है वो कहा गया है।
साथ ही साथ फोकस किया जाएगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर, यानी कि जो हमारे पास में बुक्स का बर्डन है अब उसको और हल्का करके PCSE इन 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एस्पेक्ट। C फॉर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि उसका ज्ञान और बौद्धिक पक्ष, ज्ञानात्मक या फिर बौद्धिक पक्ष। फिर S से है सोशल एस्पेक्ट और E से है इमोशनल एस्पेक्ट। इन चारों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट का पूरा ध्यान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें इवैल्यूएशन की तो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। अब उन्होंने जो है वो समेटिव असेसमेंट की बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, और अब बात करें हमारे पास में इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को जो है वो देखा जाएगा। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने देखा था कि ब्लूम ने जो है वो हमें 3 एस्पेक्ट बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में हमारा ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष आता है, अफेक्टिव में हमारे पास में इमोशनल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट आता है और साइकोमोटर में हमारा फिजिकल प्लस मोटर एबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, इन सब एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा और इसी के तहत में असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर के द्वारा ना की जा करके हमारे पास में 360 डिग्री लेवल पर होगी। वो कैसे? बच्चा सबसे पहले अपने आप को खुद को असेस करेगा, जिसको कि नाम दिया गया है सेल्फ असेसमेंट। फिर दूसरे नंबर पर पीयर असेसमेंट होगी, जिसमें कि उसके क्लास के अन्य बच्चे जो है वो उसको असेस करेंगे। तीसरे नंबर पर टीचर उसको असेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 360 डिग्री असेसमेंट का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। इसको जो है वो शिक्षक पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इसको कहा जाएगा, जो हमारे पास में इवैल्यूएशन का कार्ड होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि पहले हमारे पास में 10+2 का सिस्टम था, क्लास सिस्टम। ठीक है, जिसके तहत हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अब जो है वो हमारे पास में 5+3+3+4 का सिस्टम होगा, जिसके तहत मैंने एक डाटा प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आउट होंगे वो स्किल्ड होंगे वोकेशनली, यानी कि किसी ना किसी स्किल में वो पारंगत होंगे, जिसके बेसिस पर जो है वो अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा उनमें जो है वो 3 एस्पेक्ट्स को जो है वो डेवलप करने की बात की गई है, जिसमें कि 21st सेंचुरी स्किल्स आती हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी में जो स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, तो उनमें जो है वो उनको पारंगत किया जाएगा। इसके अलावा CDP, इस तरीके से हमारे पास में 3 जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें उनको पारंगत किया जाएगा, उनमें उनको निपुण बनाया जाएगा। अब ये CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी नहीं है। C का मतलब है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग से, यानी कि वो इनोवेटिव बने, एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सके, अपने आप से प्रश्न कर सके, पजल्स को सॉल्व कर सके और सोच सके कि किस तरीके से हमें सोचना है। यानी कि हमें टीचर्स को क्या देना होगा, उनको कि हाउ वाला कॉन्सेप्ट देना होगा कि हमें किस तरीके से सोचना है, ना कि क्या सोचना है, ये कॉन्सेप्ट देना होगा। यानी कि उनको स्वतंत्र छोड़ा जाएगा, उनको जिस तरीके से सोचना होगा उसके लिए, लेकिन उनको बस तरीका शुरू में सुझाना है। ठीक है, D फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो अपने से रिलेटेड या फिर अपने ग्रुप से रिलेटेड जो है वो डिसीजन मेकिंग ले सके, अपने करियर से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट को जान सके और उनके लिए जो सही गलत है उसकी परख उनको हो। और P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड में उनकी एडजस्टमेंट भी आ जाती है, ताकि वो किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें। इसके लिए इंक्लूसिविटी को भी अपनाया गया है, ग्रुप एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो जो है वो बड़े बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अगर कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो एकदम से विचलित ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से CDP इन 3 में जो है उनको स्कूल में ही पारंगत कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं हमारे पास में जो 5+3+3+4 की स्टेज है, इनसे रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास में स्कूल लेवल पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास में जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये टोटली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर है। इसमें नॉलेज की बजाय लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, यानी कि बच्चे जो भी सीखे वो उनको सिर्फ याद ना रहे, वो उसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, अगर हम बात करें पहले 3 साल और अगले जो 2 साल हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक की, तो इनको मल्टी लेवल में डिवाइड किया गया। जैसे कि फर्स्ट स्टेज जो उनकी फर्स्ट 3 ईयर्स वाली है, उसको प्री स्कूल स्टेज या फिर आंगनबाड़ी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स उसकी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड होगी, जो कि एज 6 से लेकर के 8 तक चलेगी। इसमें मल्टी लेवल की एक्टिविटीज़ होंगी, गेम्स होंगी। ठीक है, और हमारे पास में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के तहत जो है वो हमारे पास में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, उसके लिए जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं हमारे पास में, जो कि 3rd से लेकर के 5th क्लास तक चलेंगे, एज उसमें 8 से लेकर के 11 वर्ष तक की इन्वॉल्व होगी। उसको जो है इन्होंने प्रेपरेटरी स्टेज के नाम से बताया गया है। और इसमें जो है वो हमारे पास में प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग,
इंटरैक्टिव क्लासरूम, इन सब की फैसिलिटी जो है वो की जाएगी, ठीक है। और मोस्टली लर्निंग जो है वो इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड होगी, ना कि लेक्चर के ऊपर बेस्ड होगी। यानी कि बच्चे आपस में बातचीत करके वार्तालाप के माध्यम से टीचर की असिस्टेंस में, फैसिलिटेशन में जो है वो चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद में हमारे पास में अगले जो 3 साल होंगे, ठीक है? अगले 3 सालों को मिडल स्टेज में जो है वो बाँटा गया है, ठीक है? इसमें जो है वो हमारे पास में वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड होंगे, ताकि उनके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप हो सके, ओके? और इसमें क्या होगा हमारे पास, इससे पहले के जितने भी ईयर्स थे उनमें मदर टंग को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा एजुकेशन के लिए। लेकिन अब हमारे पास में जो मिडल स्टेज आएगी उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज की फार्मूला को अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा को ना जाने, बल्कि इंडिया एक बहुभाषी देश है और उनकी जो है मतलब कैपेसिटी जो है बच्चों की ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखने वाली हो। ओके, सो 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर वर्क किया जा सकता है, या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस के फार्मूला पर वर्क किया जाएगा। अब उनके पास में साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ऐसे जैसे बहुत से सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। और अगले जो 4 साल होंगे हमारे पास में, जिनको कि हमारे पास में क्लास 9th से लेकर के 12th तक, एज 14 से लेकर के 18 तक जो है वो डिवाइड किया गया है, इनको रखा सेकेंडरी स्टेज में। और इसमें जो है वो हमारे पास में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ठीक है। यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप है उसको ख़त्म करते हुए बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को ले सकेंगे। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस, सब्जेक्ट्स की चॉइस में जो है उनको दी जाएगी। यानी कि वो अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ में साइंस के सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, कॉमर्स के इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनको जो है वो मल्टीपल चॉइस की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। लर्निंग टू लर्न की तरफ फोकस किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको बच्चों को खुद से भी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, इनको जो है वो 12th ग्रेड तक जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। और जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, ताकि वो भी एजुकेशन में आगे आएँ और उनका जो परसेंटेज है 2030 तक, ओवरऑल हमारे पास में जितने भी बच्चे हैं इंडिया के, उन सबको जो है वो स्कूल तक लाने का, उनको रिटेन करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया 100%, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एसए से एफए की तरफ हम शिफ्ट हुए हैं, यानी कि समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है। रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ये मूव करती है, ओके। यस, यहाँ तक हमारी स्कूल एजुकेशन जो है वो कवर होती है। अब बात करते हैं कि आफ्टर स्कूल क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा, सी कैट जिसको बोलेंगे, जिसके बेसिस पर उनको कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलेंगी या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें उनके पास में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन का फिर से फैसिलिटी होगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के साथ में साइंस का कॉम्बिनेशन ले लें या कॉमर्स का कॉम्बिनेशन ले लें, या फिर साथ में वोकेशनल सब्जेक्ट भी अपने लिए ले सकते हैं, ओके। उसके बाद में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का फैसिलिटी होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीच में 1 साल के बाद में पढ़ाई छोड़ दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो वेस्ट हो जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से? उसका कोई भी साल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हर साल की वैल्यू होगी। 1 साल अगर आपने ग्रेजुएशन का लगाया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल लगाए तो वो डिप्लोमा में काउंट होगा, 3 साल लगाए तो वो डिग्री में काउंट होगा, और 4 साल कंप्लीट करने के बाद रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि रिसर्च के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये फॉर्मेट बनाया गया है आफ्टर स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में जैसे कि हम स्कूल्स में टीचर्स लगते हैं, तो उसके लिए भी 4 साल का प्रोग्राम जो है वो ग्रेजुएशन वाला प्लस बीएड जो है वो एनरोल करके जो है वो रखा जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास में फाउंडेशनल स्टेज तक के लिए, यानी कि 8 साल की उम्र तक के लिए हमारे पास में NCPFECCE, ठीक है, यानी कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो हमारे पास में करिकुलम फ्रेम करेगा, ठीक है। NCERT जो है वो NCPFECCE को डेवलप करेगी, ताकि वहाँ जो 8 साल तक के बच्चे हैं, यानी कि फाउंडेशनल जो स्टेज है, उनके लिए जो है वो हमारे पास में एक करिकुलम को फ्रेम करने के लिए जो है वो एक
अथॉरिटी जो है वो बन सके, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास में जीडीपी का 4.3% अब तक एजुकेशन पे खर्च होता था, उसका 6% हिस्सा अब स्कूल एजुकेशन में जो है वो खर्च किया जाएगा। 2030 तक जो है वो 100% एनरोलमेंट का शर्त जो है वो इसमें रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके अलावा हमारे पास में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। ये किस लिए बनाया जाएगा, ताकि एजुकेशन में हमारी टेक्नोलॉजी को इनरोल किया जाए, टीचर्स को जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एजुकेशन को और बढ़िया प्लेटफॉर्म तक मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है। उनका प्रॉपर जो है वो हमारे पास में ट्रेनिंग हो और बच्चों को भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में करिकुलम जो है वो डेवलप किया जाए, ठीक है। ये सारा काम जो है वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो करेगा, ठीक है। इसके बाद में ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम होगा परख, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास में असेसमेंट मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री होगा और उसका नाम जो है उसके लिए जो नाम दिया गया है वो है परख, यानी कि जिसमें जिन जिन चीज़ों का टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको नाम दिया गया है, इसको भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर असेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, NCFTE, इसको भी फॉर्मुलेट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 साल ग्रेजुएशन के साथ में बीएड को एनरोल करके जो है वो हमारे पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर बनने के लिए जो है वो रखा जाएगा। बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, रिसेंट जो हमारे पास में सेंटर के एग्जाम्स हुए हैं उनमें, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास में को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। दूसरा ऑप्शन है को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। तीसरा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। और चौथी है समावेशी शिक्षा के अवरोध के रूप में देखती है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि मल्टीपल जो हमारे पास में लैंग्वेजेस हैं, मल्टी लिंग्विज्म को जो है वो एक पूंजी के रूप में देखती है कि बच्चे जो है वो जितना ज़्यादा विविधता से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा जो है वो सीखेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा कल्चर्स के बारे में उनकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है हमारे पास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, ठीक है। प्रस्तावित बदलाव है, इसमें ऑप्शंस है मानकीकरण में लचीलापन, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहु विषयकता से कठोरता। सो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ये मूव करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, ठीक है। उसमें ऑप्शंस दे रखी हैं कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, हमने देखा था। दूसरा है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति, ठीक है। तीसरा है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। और अगला है विद्यार्थी के अवधारणों में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। सो अगर आपको याद हो कि ब्लूम ने जो है वो हमारे पास में 3 डोमेन दिए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक या फिर मनोविज्ञानात्मक, ठीक है, यानी कि हमारे पास में थे दिए हुए उन्होंने क्रिएटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो उन तीनों को जो है वो एक्सप्लेन करने वाली ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर, ठीक है। सो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में हमने कमीशंस के ऊपर भी जो है वो पूरी डिटेल्ड डिस्कशन करी है। आई होप आपको जो है वो वीडियो समझ में आ रही होंगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा इनको सीखने के लिए। क्वेश्चंस आपको अलग अलग वीडियोस पे मिल सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ी कम वीडियोस में, इतने कम टाइम में आपको मिलेगी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करिए एज ए लाइट इंस्टीट्यूट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।